जीडीपी की रफ्तार तेज, फिर महंगाई की टेंशन क्यों? नमस्कार, हमारे इस खास शो तथ्यवानी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है और आज यानी 21 अगस्त 2026 को आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने यह भी कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% के अनुमान से भी ज्यादा रह सकती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो महंगाई क्यों और महंगाई की चिंता बढ़ क्यों रही है? क्या जीडीपी बढ़ने का फायदा आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? क्या खाने पीने की चीजें फिर महंगी हो सकती है? क्या पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतें भारत की पूरी इकोनॉमी का गणित बिगाड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबीआई को आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है? आज तथ्यवानी में इन्हीं सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ समझेंगे। पहले समझिए असली आंकड़ा। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। भारत की खुदरा महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन जुलाई 2026 में 4.45% रही। जून में ये 4.38% थी, यानी एक महीने में हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ी है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। 4.45% सुनकर ऐसा लग सकता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। आरबीआई का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट 4% है और उसकी टॉलरेंस रेंज 2 से 6% है। इसलिए 4.45% अभी आरबीआई की निर्धारित टॉलरेंस रेंज के अंदर है। तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता है महंगाई किस दिशा में जा रही है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जुलाई में सबसे ज्यादा दबाव खाने पीने की कीमतों में दिखाई दिया है। अब असली कहानी फूड इन्फ्लेशन की। जुलाई में भारत की फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई 5.52% रही। जून में ये 5.32% थी और अगर पिछले कुछ महीनों का देखें तो फूड इन्फ्लेशन का ट्रेंड और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अप्रैल में करीब 4.20%, मई में 4.78%, जून में 5.32% और जुलाई में 5.52%, यानी पिछले कुछ महीनों में खाद्य महंगाई लगातार ऊपर गई है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हर खाने की चीज 5.52% महंगी हो गई है। इन्फ्लेशन एक औसत प्राइस चेंज को मापता है। अलग अलग चीजों की कीमत अलग अलग दिशा में जा सकती है। मसलन जुलाई में कुछ सब्जियों के दाम नीचे आए, लेकिन दूसरी तरफ अदरक, लहसुन और प्याज जैसी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। यानी आपकी रसोई का खर्च सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन देखकर नहीं समझा जा सकता है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। जीडीपी बढ़ रही है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जीडीपी और इन्फ्लेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जीडीपी बताती है कि इकोनॉमी में कुल उत्पादन और आर्थिक गतिविधि कितनी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बताता है कि चीजों और सेवाओं के दाम किस गति से बदल रहे हैं। दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में फैक्ट्री ज्यादा उत्पादन करने लगी, सर्विसेज सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लोगों की इनकम और स्पेंडिंग बढ़ने लगी, इससे जीडीपी मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर उसी समय तेल महंगा हो जाए, खाद्य उत्पादन प्रभावित हो जाए या ट्रांसपोर्ट और रॉ मटेरियल्स की लागत बढ़ जाए तो कीमतों पर दबाव भी बढ़ सकता है। यानी इकोनॉमी की ग्रोथ और महंगाई का गणित हमेशा एक जैसा नहीं चलता। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसे भारत बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। क्या? क्रूड ऑयल। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भर है। इसीलिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बड़ी तेजी का असर भारत पर कई रास्तों से आ सकता है। पहला, फ्यूल की लागत, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग की इनपुट कॉस्ट और चौथा कई दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर इनडायरेक्ट प्रेशर। यही वजह है कि आरबीआई की अगस्त 2026 एमपीसी डिस्कशंस में एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लेशन के महत्वपूर्ण रिस्क में गिना गया है। और अभी ग्लोबल सिचुएशन भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनली बनी हुई है। अगर ऑयल लंबे समय तक महंगा रहता है तो भारत की इन्फ्लेशन स्टोरी बदल सकती है। अब जरा आरबीआई को समझिए। आरबीआई ने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा।
यानी आरबीआई ने फिलहाल रेट कट नहीं किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 19 अगस्त को सामने आई एमपीसी मिनट्स में इन्फ्लेशन के फ्यूचर रिस्क को लेकर काफी कॉशन दिखाई दिया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर फूड, फ्यूल और इनपुट कॉस्ट की बढ़ोतरी व्यापक इन्फ्लेशन में बदलती है तो मॉनेटरी टाइटनिंग की जरूरत पड़ सकती है। डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने भी संकेत दिया कि आगे रेट हाइक का मामला बन सकता है। अगर इन्फ्लेशन रिस्क मटेरियलाइज होते हैं, मतलब अभी रेट हाइक नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई ने दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं किया। अगर ब्याज दर बढ़ी तो आम आदमी पर क्या असर होगा? अब इसे आम आदमी की भाषा में समझते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा और परसिस्टेंट हो जाए तो आरबीआई के पास एक और प्रमुख हथियार है, इंटरेस्ट रेट। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो लोन्स महंगे हो सकते हैं, होम लोन की ईएमआई पर असर पड़ सकता है, बिजनेस बोरोइंग महंगी हो सकती है, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रभावित हो सकती है और इकोनॉमी में डिमांड को भी असर पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई के सामने एक डेलिकेट बैलेंस है, एक तरफ ग्रोथ को सपोर्ट करना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ठीक नहीं है और इन्फ्लेशन रोकने के लिए बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग भी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती है। अब कहानी का दूसरा पक्ष देखिए। भारत की इकोनॉमी को लेकर आरबीआई का आउटलुक कमजोर नहीं है। अगस्त पॉलिसी में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% किया और 21 अगस्त को आरबीआई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि ग्रोथ 6.7% के प्रोजेक्शन से भी ऊपर जा सकती है। यानी आरबीआई को भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस पर भरोसा है, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर विजिलेंस भी है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन रिस्क खत्म नहीं हुए हैं। कम से कम अभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में इन्फ्लेशन बेकाबू हो गई है। जुलाई सीपीआई इन्फ्लेशन 4.45% है। ये आरबीआई की 2 से 6% की टॉलरेंस रेंज के अंदर है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन 5.52% है। ऑयल और एनर्जी प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनिटी है, वेदर और मॉनसून से जुड़े रिस्क हैं और आरबीआई खुद फ्यूचर इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर सतर्क है। इसलिए हेडलाइन ये नहीं होना चाहिए कि भारत में महंगाई बेकाबू। सही सवाल है, क्या महंगाई का हालिया बढ़ता ट्रेंड आने वाले महीनों में ज्यादा व्यापक हो सकता है? ये असली स्टोरी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जीडीपी ग्रोथ 6.7% हो या उससे ज्यादा, आम आदमी के लिए सवाल यही है कि उसकी वास्तविक जिंदगी में क्या बदल रहा है। क्या सैलरी बढ़ रही है? क्या रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? क्या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कंट्रोल में है? क्या फूड प्राइसेस मैनेजेबल हैं? क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ डेटा मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हाउस होल्ड बजट पर लगातार प्राइस प्रेशर बढ़े तो लोगों को ग्रोथ का फायदा उतना महसूस नहीं हो सकता। इसीलिए जीडीपी और हाउस होल्ड इन्फ्लेशन को एक ही चीज समझना गलती होगी। जीडीपी इकोनॉमी का बड़ा पिक्चर है और इन्फ्लेशन आपकी रोजमर्रा की खरीदारी का पिक्चर। अब अगले कुछ महीनों में 5 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, फूड प्राइसेस। क्या फूड इन्फ्लेशन 5% से ऊपर बनी रहती है या नीचे आती है? दूसरा, क्रूड ऑयल। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंची रही तो भारत पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, मॉनसून और एग्रीकल्चरल सप्लाई। बारिश, फसल और सप्लाई चेन का सीधा असर फूड प्राइसेस पर पड़ सकता है। चौथा, कोर इन्फ्लेशन। फूड और फ्यूल को हटाने के बाद अंडरलाइन प्राइस प्रेशर कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पांचवा, आरबीआई का अगला कदम। अगर इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड होती है तो क्या आरबीआई रेट्स बढ़ाता है, या अगर प्राइस प्रेशर कम होता है तो क्या ग्रोथ को सपोर्ट करने की गुंजाइश बनती है? तो आज की पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? भारत की जीडीपी ग्रोथ मजबूत है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.7% रखा है और आरबीआई डिप्टी गवर्नर के मुताबिक ग्रोथ इससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन 4.45%,
फूड इन्फ्लेशन 5.52% और ग्लोबल ऑयल तथा वेदर रिस्क ने आरबीआई को सतर्क कर दिया है। इसीलिए अभी भारत के सामने सवाल ग्रोथ या इन्फ्लेशन का नहीं है, असली चुनौती है ग्रोथ को मजबूत रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। क्योंकि जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा तभी ज्यादा मीनिंगफुल होगा जब आम आदमी की परचेसिंग पावर पर लगातार दबाव न बढ़े। और शायद यही आज की सबसे बड़ी आर्थिक सच्चाई है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार सिर्फ जीडीपी से नहीं समझी जाती, घर की रसोई भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जहां बात होगी सिर्फ दावों की नहीं, तथ्यों की। धन्यवाद।